हेलो हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी क्लास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? ठीक, ओके ओके। आई एम डॉक्टर महविश है। आज डॉक्टर नादिया ने आपको डेंटल सीमेंट्स आई थिंक स्टार्ट करवाया है, तो उसी के कुछ टॉपिक्स हैं डेंटल सीमेंट्स की जो आज मैं आपको कवर करवाऊंगी। उसमें से उन्होंने आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया और इसका वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स, आई थिंक जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल सीमेंट करवाया। थोड़ा सा हम इसको रिव्यू करेंगे कि डेंटल सीमेंट्स क्या हैं और उनकी हम उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे। जस्ट अ ब्रीफ रिव्यू। A substance that hardens are said to act as a base, liner, restorative materials, or as an adhesive to bind devices and processes to structure or to each other. ठीक है, कोई भी चीज़ जैसे आपने किसी पेशेंट का क्राउन बनाया है या उसका ब्रिज बनाया है, अब उसको आपने पेशेंट के मुंह में जाके उसको उसके साथ जोड़ना है, तब भी आपको सीमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, आपने जाके उसका वो जो आपने टूथ प्रेपरेशन की उसके ऊपर क्राउन जो फिट करना है, आप पहले उसके अंदर सीमेंट लगाओगे, मतलब जोड़ने के लिए यूज़ हुआ। दूसरा हम क्या करते हैं कि जब भी कोई फिलिंग करते हैं पेशेंट के मुंह में, फॉर एग्जांपल एमेल्गम फिलिंग या कोई भी फिलिंग करते हैं, तो जब आप क्लिनिक्स में जाओगे, जब आप क्लिनिकल अपने पेशेंट करोगे, तो आप देखोगे जब आप कैविटी बनाते हो ना, तो जो सबसे बेस उसकी होगी उसको डायरेक्ट आप उसके अंदर फिलिंग नहीं इंसर्ट कर दोगे। उसके नीचे आप एक छोटी सी एक सीमेंट की लाइनिंग दोगे। उस लाइनिंग का क्या रोल होगा कि वो कोई भी ट्रॉमा, यानी कि वो केमिकल ट्रॉमा हो जाए, वो थर्मल ट्रॉमा हो जाए, वो किसी किस्म के इरिटेंट्स को फिलिंग से पल्प तक जाने में रोकता है, यानी इट कॉज अ बैरियर बिटवीन अ फिलिंग एंड द पल्प, राइट। तो सीमेंट ल्यूटिंग के लिए यूज हुआ, यानी जोड़ने के लिए यूज हुआ, एज ए लाइनर यूज हुआ, एज ए रेस्टोरेटिव मटेरियल भी यूज होते हैं। बहुत सारे सीमेंट्स जो हैं, जिसमें आप देखेंगे ग्लास आइनोमर सीमेंट है, जिंक फॉस्फेट सीमेंट है, कॉम्पोमर्स हैं, ये फिलिंग्स के लिए भी यूज होंगे। ठीक है, अगर हम इसको क्लासिफाई करें, जैसे मैंने आपको बताया, तो रेस्टोरेटिव सीमेंट्स है। रेस्टोरेटिव सीमेंट्स मतलब जो फिलिंग के लिए यूज हुए। लाइनिंग सीमेंट्स है, जो मैंने आपको जैसे बताया कि हम फिलिंग की बेस पे लगाते हैं टू फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द फिलिंग एंड द पल्पल टिश्यू। और तीसरा मैंने आपको बताया ल्यूटिंग, यानी जोड़ने के लिए जो हमने यूज किया। तो वी कैन क्लासिफाई डेंटल सीमेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज, एंड दीज 3 कैटेगरीज फर्दर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू परमानेंट एंड टेम्पररी, के कुछ रेस्टोरेटिव्स हम परमानेंटली यूज करते हैं, कुछ टेम्पररी बेसिस पे यूज करते हैं। और लाइनिंग सीमेंट्स में कुछ लाइनर्स होते हैं और कुछ बेसिस होती हैं। कुछ बहुत ही थिन फिल्म में यूज होंगे, दैट आर लाइनर्स, और जो थोड़ी सी जिनकी थिकनेस ज्यादा होगी, दैट आर बेसिस। ल्यूटिंग सीमेंट्स को हम फर्दर जो है वो नहीं करते, जो है उसको हम फर्दर कैटेगराइज नहीं करते। Liners and basis materials are used in prepared cavity for pulp protection against thermal trauma। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी केमिकल इरिटेशन, कोई भी गैल्वेनिक एक्शन को, कोई भी थर्मल ट्रॉमा को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू इट लाइनर्स और बेसिस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द prepared cavity, between the restoration and the pulp, right? Lining cements are those cements. Luting cements, मैंने आपको बताया, dental appliances and restorations that are constructed outside the oral cavity of the patient are fixed in the mouth, in the oral cavity of the patient using a third material called luting material। यानी आप अगर इसको सिंपल वर्ड में कहें तो जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज होगा, जो सीमेंट यूज होगा, दैट आर कॉल्ड ल्यूटिंग सीमेंट्स। ठीक है, अब ये देखें, मैंने आपको जैसे बताया, हमने तो प्रेपरेशन की और ये क्राउन था। अब ये क्राउन इसके ऊपर वैसे ही तो जाके नहीं फिट हो जाएगा। इस क्राउन के अंदर हम लाइनिंग सीमेंट लगाएंगे, सॉरी ल्यूटिंग सीमेंट लगाएंगे, और फिर इसको इस पेशेंट के क्राउन के ऊपर फिट कर देंगे। ठीक है, उसी तरह उसी तरह ये देखिए, ब्रिज है, दैट वाज द क्राउन, एंड दिस इज द ब्रिज, 3 यूनिट ब्रिज।
ये हमने प्रेपरेशन की हुई थी, अब इसके ऊपर हमने ये ब्रिज फिट करना है, तो वी विल यूज द ल्यूटिंग सीमेंट्स, राइट? These are all examples of luting cements. स्क्रीन रुकी हुई है, स्क्रीन रुकी हुई है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठहरे, मैं दोबारा से करती हूँ, अभी देखें आपको चेंज हो रही है आपके पास? हो रही है? अभी देखें आपको, अब तो मेरा ख्याल है जी, ये वाली कवर आगे करूं? नहीं चेंज हुआ आज लेक्चर? आज मेरा ईद से पहले आखिरी लेक्चर। ठीक है, अच्छा अभी देखें, अभी इस तरह से रखते हैं ताकि आपको पता लगे, अगर फिर से कोई मसला है तो प्लीज बताएं। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ल्यूटिंग सीमेंट्स को हम ये देखें ब्रिज के अंदर उस सीमेंट्स को अप्लाई करते हैं और फिर उसके ऊपर फिट कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब वो तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी सीमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। अब बेस्ड ऑन सेटिंग रिएक्शन, अगर हम डेंटल सीमेंट्स को कैटेगराइज करें तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, सेटिंग रिएक्शन होते हैं। कुछ सीमेंट्स होंगे उनमें एसिड बेस्ड रिएक्शन होगा और सीमेंट सेट होगा, और कुछ सीमेंट्स होंगे जिसमें चिलेशन कंपाउंड्स बनेंगे, चिलेट्स बनेंगे बिटवीन द सीमेंट्स एंड द टूथ टिश्यू टू, मतलब उसकी सेटिंग इस तरह होगी कि चिलेट्स बनेंगे और फिर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स उसमें फॉर्मेशन ऑफ सम कंपाउंड्स होगा। उसमें आपके आ जाएगा जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑर्थो बेंजोइक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है वो होता है जिंक फॉस्फेट में, वो सिलिको फॉस्फेट में और कॉपर फॉस्फेट में होता है। तो हम क्लासिफिकेशन दूसरी जो हमने पढ़ी वो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग रिएक्शन पढ़ी, कि जिन सीमेंट्स के सेटिंग रिएक्शन was based on acid based reaction, वो तीन तरह के होंगे, और those cements which results in the formation of chelates in chelation compounds during their setting, they are categorized into three cements which are zinc oxide eugenol, calcium hydroxide and orthobenzoic acid, right? अच्छा, अब यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देना था कि हम उसको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, ठीक है? अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ठीक है, मैंने आपको बताया कि सीमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेटिंग रिएक्शन। दो कैटेगरीज थी, एक में एसिड बेस्ड रिएक्शन हुआ और एक में चिलेट्स बने। आज हम वो वाला पढ़ने लगे हैं सीमेंट जिसमें चिलेट कंपाउंड्स बनेंगे, सीमेंट्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटालिक चिलेट कंपाउंड्स, ठीक है? Cements characterized by setting reactions which involve the formation of जिन setting reaction में chelate compounds बनेंगे between divalent metallic ions and ortho disubstituted aromatic compounds। इन दोनों substrate के दरमियान जो chelate compounds बनेंगे setting reaction में, वो उन cements को categorize करते हैं, ठीक है? अब वो depend करता है कि कौन से एरोमेटिक कंपाउंड्स के दरमियान ये चिलेट कंपाउंड्स बने हैं। अगर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड यूज, थ्री ग्रुप्स ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल, दैट आर जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। मैं आपको पहले भी बताया कि इसमें तीन तरह के सीमेंट्स होंगे जिनमें चिलेट कंपाउंड्स बनेंगे, जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल, ऑर्थोथायोक्सी बेंजोइक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स, ठीक है? और आज हम जो पढ़ेंगे जिंक ऑक्साइड यूजेनल, आपने शायद पढ़ लिया या डॉक्टर नादिया आपको इसको कवर करवाएंगी। आज जो मेरा टॉपिक है आपके साथ वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट्स का हमारी डेंटिस्ट्री में बहुत
वास्ट एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन टू फॉर्म्स, मैं इसको अगर स्लाइड शेयर कर लूं तो आई थिंक इट विल बी बेटर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन टू फॉर्म्स, कैविटी लाइनर्स एंड लो स्ट्रेंथ बेसिस, ठीक है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइनर्स के तौर पे भी यूज करते हैं, यानी वेरी वेरी थिन फिल्म, और इसको बेसिस के तौर पे भी यूज करते हैं। बोथ आर यूज्ड बीनीथ द रेस्टोरेशन, ठीक है। अब अगर हम पहले लाइनर्स की तरफ, और इसकी अवेलेबिलिटी जो है जी किस तरह मार्केट में अवेलेबल है, ये पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में भी अवेलेबल होगा, मतलब आप जब जाएंगे परचेज करने तो आपको पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा, और आपको ये टू पेस्ट सिस्टम के फॉर्म में भी मिलेगा, और लाइट एक्टिवेटेड सिस्टम जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है इस फॉर्म में भी मिलेगा। सो दे आर अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स। अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो पेस्ट, अगर पेस्ट की कॉम्पोजिशन देखें तो ये आपने इसको आपको याद करना पड़ेगा कि पेस्ट 1 जो है, जो अगर हम ये देखें एक कैटलिस्ट पेस्ट थी, एक बेस पेस्ट थी, ठीक है। तो पेज 1 में कैल्शियम जिंक ऑक्साइड है, जिंक स्टीरेट है, और इथाइल टोलुइन सल्फोनामाइड है। और पेज 2 में ग्लाइकोल सैलिसाइलेट है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है, और कैल्शियम टंगस्टेट है। इनके आगे लिखा मैंने मेंशन भी किया है कि इनका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है इन इंग्रेडिएंट्स का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेन रिएक्टेंट है, जिंक ऑक्साइड मेन रिएक्टेंट है, जिंक स्टीरेट इज एन एक्सेलरेटर, इथाइल टोलुइन सल्फोनामाइड कैरियर है, ग्लाइकोल सैलिसाइलेट भी प्राइमरी रिएक्टेंट है, और फिर कुछ फिलर पार्टिकल्स हैं और पिगमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम पाउडर और लिक्विड सिस्टम की फॉर्मुलेशन पे आए तो पाउडर जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर होगा, लिक्विड जो है उसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल सेलुलोज और अ सिंथेटिक पॉलीमर इन ए वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक सस्पेंशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा मिथाइल सेलुलोज का एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। ये आपने सब चीजें याद करनी है कि पाउडर लिक्विड फॉर्मेशन में की क्या कंपोजिशन होगी, और अगर हम 2 पेस्ट खरीदते हैं तो उनकी क्या कंपोजिशन होगी, ठीक है। और एक लाइट एक्टिवेटेड सिस्टम भी मैंने आपको बताया। लाइट एक्टिवेटेड सिस्टम जब भी आया तो जाहिर बात है उसके अंदर मोनोमर होगा। मोनोमर को जब हम लाइट से एक्सपोज करेंगे तो वो पॉलीमराइजेशन होके पॉलीमर बना देगा, ठीक है। तो मेन इसका इंग्रेडिएंट क्या हुआ कि मॉडिफाइड मेथाक्रेलेट मोनोमर और हाइड्रोक्सी हेमा हाइड्रोक्सी इथाइल मेथाक्रेलेट मोनोमर्स, पॉलीमराइजेशन एक्टिवेटर्स और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है, लाइट एक्टिवेटेड सिस्टम में। अच्छा, अब मैं इसकी जो है मेन यूजेस पे आऊंगी कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज ए लाइनर और बेस दोनों यूज होता है, ठीक है। अगर हम कैविटी लाइनर्स की तरफ आए तो दे आर यूज लाइक कैविटी वार्निश टू प्रोवाइड अ बैरियर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि लाइनर्स और बेसिस आर यूज्ड एज ए बैरियर बिटवीन द पैसेज ऑफ इरिटेंट्स फ्रॉम द सीमेंट इनटू डेंटिन, कि सीमेंट में से कोई भी गैर ज़रूरी इरिटेंट्स जो हमें नहीं रिक्वायर्ड, जो डेंजरस हैं, जो कि हार्मफुल हैं फॉर द पल्प, उनको ये रोकता है कि वो सीमेंट से डेंटिन में या पल्प में ना जा सके। तो कैविटी लाइनर्स फॉर्म द बैरियर बिटवीन द रेस्टोरेशन एंड द टूथ टिश्यू, ठीक है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें आप कैविटी लाइनर किसी भी फिलिंग के नीचे नहीं लगाएंगे तो पेशेंट कुछ दिनों बाद कंप्लेन करेगा कि आई हैव पेन इन माय टूथ आफ्टर द फिलिंग, यानी कि फिलिंग के बाद मुझे पेन हुआ, या तो आपने इम्प्रॉपर लाइनिंग की या आपने लाइनिंग की ही नहीं, ठीक है। तो कैविटी लाइनर्स हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री। और अगर हम इसकी मैनिपुलेशन पे आए तो लाइनर्स आर फ्लूइड इन कंसिस्टेंसी एंड कैन बी इजीली पेंटेड ओवर द डेंटिनल सरफेस, यानी कि आपने कैविटी को प्रिपेयर किया, उसको वॉश किया, उसको ड्राई किया, और आपने उसके ऊपर वो थिन सी लाइनिंग लगा दी। द सॉल्वेंट्स, अच्छा अब वो जो लिक्विड था ना उसमें से सॉल्वेंट जो है वो अवेपोरेट हो जाएगा, और एक थिन सी फिल्म लग जाएगी डेंटिन के ऊपर, और वो पल्प के ऊपर एक थिन फिल्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स ऑन दैट पल्प टिश्यू टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इरिटेंट्स। और जो उसमें जिस जिस कैरियर में हमने उसको लगाया था, जिस लिक्विड के थ्रू लगाया था, वो लिक्विड वेपोरेट कर जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ स्पेशली अभी आगे मैं आपको इनकी ओवरऑल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज बताऊंगी, लेकिन अगर हम कैविटी लाइनर्स की प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं
those calcium hydroxide which are used as cavity liners have following properties. बस आप इसको सुनते जाएं, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ताकि आप कंसंट्रेट करें कि मैं आपको बता क्या रही हूँ. Calcium hydroxide is very biocompatible, is least irritant of the materials, or it neutralizes acids of silicate and phosphate cements even in thickness of 0.25 millimeter. यानी कि आपने अगर इतनी बारीक थिकनेस में भी इसको नीचे लगा दिया ना रेस्टोरेशन के नीचे, तो ये जो भी हम सीमेंट्स यूज कर रहे हैं जिसमें स्पेशली एसिड्स है, ये उनको न्यूट्रलाइज कर देगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, ठीक है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा इवन इन द थिकनेस ऑफ 0.25. इट डज नॉट हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. जहां इसके कुछ फायदे भी हैं तो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी लो, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज वेरी हाई, यानी कि अगर कहीं से भी पानी के साथ इसका कांटेक्ट हो जाता है तो ये डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर. फ्लोराइड कंटेंट रिलीज होता है इसमें से, और जिस चीज में से भी फ्लोराइड कंटेंट रिलीज होगा इट विल मेक द कैविटी रेजिस्टेंट टू केरीज. ठीक है, जैसे आप देखिए अगर आप डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि जी फ्लोराइड रिलीजिंग टूथपेस्ट है. ये फ्लोराइड, आपने कभी सोचा कि ये क्यों फ्लोराइड रिलीजिंग टूथपेस्ट के ऊपर इतना एम्फोसाइज किया जाता है, जी इसमें फ्लोराइड है, इसमें फ्लोराइड है, बिकॉज फ्लोराइड मेक्स द टूथ रेजिस्टेंट टू केरीज, राइट. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये एडवांटेज है कि दे रिलीजेस फ्लोराइड व्हिच मेक द टूथ कैविटी रेजिस्टेंट टू फर्दर केरीज. ठीक है, और पीएच इज हाईली अल्कलाइन, इसकी पीएच बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये बेस है, तो इसकी अल्कलाइनिटी जो है बहुत ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 11 to 12 होती है इसकी. ठीक है, अगर हम बेसिस देखें, अच्छा बेसिस जो है वो थोड़े से थिक फिल्म में होते हैं, ठीक है, लाइनर्स के कंपैरिजन में, और इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कुछ और चीजों के साथ मिक्स करते हैं ताकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए. उसकी जो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए इन केस ऑफ बेसिस वी मिक्स देम विद नंबर ऑफ मटेरियल्स, राइट. मोस्ट कॉमनली अवेलेबल फॉर्म इज टू पेस्ट. इसमें जो आप कह लें कि पेस्ट, दो पेस्ट यूज होती हैं, उसको विच इज सेट इनटू अ हार्ड मैस व्हेन मिक्स टुगेदर. इन दोनों पेस्ट को हम इक्वल अमाउंट्स में लेते हैं और आपस में मिक्स जब करते हैं तो वो उसकी हार्डनेस हो जाती है. दीज मटेरियल्स आर यूज्ड एज लाइनर्स, इंटरमीडिएट बेसिस एंड पल्प कैपिंग एजेंट. अगर हमने जैसे मैंने आपको दोनों पेस्ट की कॉम्पोजिशन भी बताई कि कॉम्पोजिशन, या आपने कॉम्पोजिशन याद करनी है इसकी. ठीक है, ये पेस्ट 1 में क्या है और पेस्ट 2 में क्या है. दीज आर यूज्ड एज बेसिस, लो स्ट्रेंथ बेसिस. अच्छा, सेटिंग रिएक्शन इसका क्या होता है, जब आपने दोनों पेस्ट को मिक्स कर दिया तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और चिलेट कंपाउंड्स, जैसे मैंने बार बार आपको स्टार्ट में बताया कि चिलेट कंपाउंड्स बनते हैं. क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस पेस्ट में से रिएक्ट करता है विद ग्लाइकोल सैलिसाइलेट, जो कि कैटलिस्ट पेस्ट के अंदर है, दूसरी पेस्ट के अंदर है, टू फॉर्म अ चिलेट कंपाउंड विच इज कॉल्ड कैल्शियम डाइसैलिसाइलेट. और जिंक आयंस आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर चिलेशन, यानी जिंक हमने जो उसके अंदर डाला था, they are responsible for formation of chelation compound with calcium being largely unreacted, right. Setting can be slow for some products. Reaction rate is increased by presence of water. High temperature increase amount of accelerator. आप इससे reaction rate को बढ़ा सकते हो अगर उस in the presence of water, अगर temperature उसका ज़्यादा है या उसमें accelerator की amount ज़्यादा है. अच्छा, अब हमने उसकी जो है properties देखनी है. अगर हम ये जनरल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगी. अब मैंने आपको लाइनर्स की प्रॉपर्टीज बताई थी कि इट न्यूट्रलाइजेस द एसिड्स ऑफ सिलिकेट इवन इन द थिकनेस ऑफ 0.25, और मैंने आपको बताया था कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कम होती हैं, सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है, और ये फ्लोराइड रिलीज करता है. अब बेसिस में हमने क्या किया कि इसको कुछ चीजों के साथ मिक्स किया टू इम्प्रूव इट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से इसकी क्या होगी कि थर्मल इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज इंप्रूव होंगी, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी. ये मैं आपको उसका लो स्ट्रेंथ बेसिस का बता रही हूँ, राइट. कि जब हमने उसमें कुछ चीजें मिक्स की तो हमारी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हुई, हमारी थर्मल इंसुलेशन इंप्रूव हुई, सॉल्युबिलिटी जो है इन डिस्टिल्ड वाटर जो है सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और यानी कि जो जो प्रॉपर्टीज हमारी उसमें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज थी वो बेसिस में थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएंगी. ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको शाहिना नुसरत में बड़ी क्लियरली मिलेंगी, मकेब में मिल जाएंगी. इस प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है. अब मैं आपको जनरलाइज प्रॉपर्टीज इसकी बताती हूँ. अगर हम जनरली बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी
as compared to other cements is relatively weak. Compressive strength is about 20 megapascal. Strength gain rapidly after setting. सेटिंग के बाद कुछ स्ट्रेंथ जो है इसमें बढ़ना शुरू हो जाती है. विस्कोसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी विस्कोसिटी बहुत थिन होता है ये, और थिन होने की वजह से इसको जो है लाइनिंग करना इसकी बहुत मुश्किल होती है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट ड्यू टू इट्स लो विस्कोसिटी. ठीक है. और सॉलेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि ये इसका एक ड्रॉबैक है कि ये रिलेटिवली हाईली सॉल्युबल इन वाटर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रेडिली रीचेस आउट ऑफ द सेट सीमेंट जनरेटिंग एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट. Sufficiently biocompatible यानी कि it is biocompatible with the human body, does not harm any tissue of the tooth or oral cavity. एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं. इसमें होता क्या, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज क्या होता है, देखें बैक्टीरिया की वजह से आप किसी भी आपका जहाँ पे किसी जगह पे इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है. तो अगर एसिडिक इन्वायरमेंट को हमने काउंटर बैलेंस करना हो तो वहाँ पे कुछ बेस होनी चाहिए, कोई वहाँ पे अल्कलाइनिटी होनी चाहिए टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ दैट बैक्टीरियल एसिडिटी, राइट. तो क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल आयंस फ्रॉम द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंड्यूसेस केमिकल इंजरी ऑन द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, रिजल्टिंग इन एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट. ठीक है, इसको पल्प कैपिंग एजेंट का मैं आपको बताऊंगी अभी. बहरहाल आप इसको इतना याद करें कि ड्यू टू इट्स अल्कलाइन नेचर इट हैज वेरी गुड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन. अच्छा, इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है जब आप इसको मतलब बेस ऑफ द कैविटी लगाते हो तो वहाँ पे जो डैमेज कॉज हुआ होता है डेंटिन में, ये उसको भी रिपेयर करता है. सीमेंट इज एबल टू, यानी कि अगर आप इसको किसी भी कैविटी में लगा रहे हो, केरियस लीजन में अप्लाई कर रहे हो, तो इट हैज एबिलिटी टू रीजनरेट सम डेंटिन और उसकी रिपेयर भी करता है ये. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन आप उसे कह लें. Cement is able to initiate calcification and formation of secondary dentine at the base of the cavity. Calcification results from the irritation of the pulp tissue by the cement. However, calcium is not bound into the mineralized tissue of the calcific barrier. ठीक है, सीमेंट एक मतलब ये क्या करता है कि उसको रीमिनरलाइज करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी डेंटिन उसकी रीमिनरलाइजेशन कॉज करेगा, और ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एट द बेस ऑफ द कैविटी. अच्छा, अब मैंने पाउडर और लिक्विड का आपको बताया कि पाउडर लिक्विड फॉर्म में भी होता है जो कि एज ए लाइनर आप उसको यूज करते हो, फिर पेस्ट के फॉर्म में यूज होता है जिसको आप एज ए बेस यूज करते हो. एक लाइट एक्टिवेटेड भी जो है अवेलेबल हुआ है मार्केट में. इट सेट्स ऑन एक्सपोजर टू लाइट और मॉइस्चर हैज लिटिल इफेक्ट ऑन सेटिंग. इसमें पानी का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये इस पे हम लेजर लाइट डालेंगे तो ये सेट होगा. रिलेटिवली इट इज लेस ब्रिटल. यूज एज लाइनिंग अंडर कंपोजिट्स इज कंट्रोवर्शियल, यानी कि अभी इस बारे में नहीं कहा जा सकता है कि इसको एज ए लाइनर यूज करें कंपोजिट के नीचे. अनरिएक्टिव मेथाक्रिलेट ग्रुप्स कैन बिकम अटैच्ड टू फ्रेशली प्लेस्ड कंपोजिट. एज कंपोजिट श्रिंक्स व्हाइल सेटिंग कैन पुल द मटेरियल अवे फ्रॉम द टूथ एंड क्रिएट अ वॉइड. क्यों कि जो इसकी वजह से आप कह लें, इसको अगर हम इन शॉर्ट फॉर्म करें तो ये श्रिंकेज करता है, जिसकी वजह से इसकी जो अंडर कंपोजिट लाइनिंग जो है वो कंट्रोवर्शियल है. ठीक है. अच्छा, अब इंडिकेशंस और यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पेपर में आ सकता है. व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसकी क्या यूजेस हैं, तो आप उसमें इसकी बड़ी डिटेल में हम इसके यूजेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे. होता क्या है कि फॉर लाइनिंग पल्प कैपिंग एजेंट. ठीक है, पल्प कैपिंग एजेंट होता है कि देखें, जब आपके पास पेशेंट आता है तो उसकी केरीज, उसके दांत में डेफिनेटली कोई कैविटी है, कोई केरीज है. ठीक है, अगर वो केरीज पल्प तक पहुंच गई है, ठीक है, मतलब वो डेंटिन, उसने एनेमल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, डेंटिन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो पल्प तक पहुंच गई, तो अब आप क्या करते हो कि आप उसको पूरा एक्सकेवेट करते हो और पल्प जो है वो एक्सपोज हो जाती है. अब वो पल्प के ऊपर आप डायरेक्ट तो नहीं रख दोगे उसको, रेस्टोरेशन को आप उस पल्प को पहले कवर करोगे, और उस वो आप किससे कवर करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से. ठीक है, तो इट इज यूज एज कल पल्प कैपिंग एजेंट. अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग में भी यूज होता है और डायरेक्ट पल्प कैपिंग में भी होता है. इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग मींस कि पल्प के ऊपर एक सीमेंट की लेयर थी, सॉरी पल्प के ऊपर थोड़ा सा डेंटिन बाकी था, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट. लेकिन अगर वो पूरा डेंटिन इन्वॉल्व हो चुका है कैविटी प्रेपरेशन में या केरीज में, तो वो डायरेक्ट पल्प कैपिंग में आएगा. ठीक है, यानी कि आप डायरेक्टली जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पल्प के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देंगे. ठीक है.
lining in deep cavities under silicate amalgam and resin based filling materials. ठीक है, मैं आपको बताया कि इसको एज ए लाइनर हम यूज करते हैं इन सीमेंट्स के नीचे टू प्रोटेक्ट द केमिकल इरिटेंट्स टू मतलब फिलिंग से वो पल्प टिश्यू तक ना जा सके। इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रूट कैनाल सीलेंट्स के तौर पे यूज करते हैं। रूट कैनाल सीलेंट्स जो है वो ये जब आप अपने आरसीटीज करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो जब आप रूट कैनाल करते हैं तो आप पल्प को जब रूट्स में से निकालेंगे तो आपने उस पल्प के उन रूट्स के अंदर जो मटेरियल साथ इंसर्ट करेंगे टू सील देम, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, रूट कैनाल मेडिकेशन में भी यूज करते हैं। ये आप जब इंशाल्लाह ऑपरेटिव में जाके रूट कैनाल को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन बड़ी इजीली उसको आप देख सकेंगे कि ये जैसे आपने पढ़ा है तो वो कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है। यानी आप उसे अब इतना याद रखें कि आप इसको रूट कैनाल सीलेंट के तौर पे भी, क्योंकि अभी आपने चूंकि प्रोसीजर से आप इससे नहीं है, इसकी आपको नो हाउ नहीं है प्रोसीजर की, तो आप इसको बस इतना थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए याद रखें कि रूट कैनाल सीलेंट्स यानी ड्यूरिंग प्रोसीजर रूट कैनाल के इसको सीलेंट्स के तौर पे यूज करेंगे उसकी मेडिकेशन पे, और टेम्परेरी रूट फिलिंग्स भी यंग पेशेंट्स में, बच्चों में हम इसको एज ए टेम्परेरी रूट फिलिंग भी यूज करते हैं। राइट, कंट्रा इंडिकेशंस में आप इसको ल्यूटिंग सीमेंट्स के तौर पे नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? आप इसको जोड़ने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये इट इज वेरी हाईली सॉलेबल इन वाटर एंड इट हैज वेरी लो स्ट्रेंथ। ठीक है, इसकी मैकेनिकल इसकी ये दो ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से हम इसको एज ए ल्यूटिंग मटेरियल नहीं यूज कर सकते। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस सीमेंट में आपने बस इतना ही याद करना है कि इसकी इंडिकेशन, इसके यूजेस और ये सब आपने इसको देखना है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कोई चीज़ नहीं समझ आई, कोई बात अंडरस्टैंड नहीं कर सके, इसमें आपने इसकी कॉम्पोजिशन को देखना है। इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन सेटिंग किस तरह हुई, चिलेट कंपाउंड्स बने और इसको हमने जो है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी वजह से हमने इसको एज ए लाइनर और बेस यूज़ किया, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, इसकी रीजनरेटिव प्रॉपर्टी है कि ये रिपेयर करता है डेंटिन को, और इट्स अल्कलाइन नेचर है। ठीक है, तो अब इन कुछ भी पॉइंट्स में से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बताएं, तो मैं नेक्स्ट सीमेंट जो हमारा आज का दूसरा सीमेंट मैंने आपको पढ़ाना है उसको मैं स्टार्ट करूं। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट क्योंकि आज हमारा शुरू में भी काफी टाइम वेस्ट हुआ है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है क्लास? आपको मेरी आवाज आ रही है? एनी क्वेश्चन प्लीज इन फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोर्शन? ओके, मतलब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आप जाके अब इसको शाइना नुसरत से या मकेब से, आई थिंक फिलिप्स में ये इतना डिटेल में नहीं दिया, या आप खुद इसको चेक कीजिएगा इसको पढ़ना। अभी आज हम, अच्छा मैंने आपको उस दिन थोड़ा सा जब कंपोजिट्स फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस का लेक्चर दिया था तो मैंने आपको कॉम्पोमर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट आर द कॉम्पोमर्स, यानी कि जब हम कंपोजिट्स के अंदर ग्लास आइनोमर सीमेंट को मिला देंगे तो हमारे पास कंपोजिट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और ग्लास आइनोमर की भी कुछ, यानी जो भी हमें कंपोजिट की जो अच्छी प्रॉपर्टीज है वो भी मिल जाएंगी और ग्लास आइनोमर की जो अच्छी प्रॉपर्टीज है, ग्लास आइनोमर सीमेंट की जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इट इज ए फ्लोराइड रिलीजिंग सीमेंट, और फ्लोराइड मैंने आपको बताया इज मेक्स द टूथ रेजिस्टेंट टू केरीज। ठीक है, तो हमने ग्लास आइनोमर और कंपोजिट को मिक्स किया तो हमारे पास कॉम्पोमर आ गया। कॉम्पोमर बेसिकली है क्या? इट इज ए पोली एसिड मॉडिफाइड कंपोजिट मेड बाय इनकॉर्पोरेटिंग ग्लास पार्टिकल्स ऑफ ग्लास आइनोमर सीमेंट इन वाटर फ्री पोली सिलिकॉन मोनोमर विद एप्रोप्रिएट इनिशिएटर। ठीक है, वही कि हमने कंपोजिट के अंदर कुछ ग्लास पार्टिकल्स ऑफ जीआईसी इनकॉर्पोरेट कर दिए और जिसकी वजह से हमारे पास एक न्यू कंपाउंड आ गया विच इज कॉल्ड कॉम्पोमर। The rationale for using this material is the integration of the fluoride releasing capability of glass ionomer with the durability of resin composites। वही मैंने आपको जैसे बात बताया कि अगर composites की ये जो है
प्रॉपर्टी है कि इट इज़ ड्यूरेबल एज कम्पेयर टू जीआईसी, और जीआईसी की ये प्रॉपर्टी है दैट इट इट हैज़ ए एबिलिटी टू रिलीज फ्लोराइड। तो ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगी तो हमारे पास एक मॉडिफाइड फॉर्म में जो मटेरियल आ जाएगा दैट इज मोर ड्यूरेबल एंड दैट हैज एबिलिटी टू रिलीज फ्लोराइड टू मेक द टूथ केरीज रेजिस्टेंट, राइट? अच्छा जी। अच्छा, अभी ना ये भी हमारे पास जैसे हर चीज़ ना कितनी फॉर्म में अवेलेबल है ये हमें पता होना चाहिए। ये भी हमारे पास वन पेज सिस्टम में भी होता है विच जो कि जैसे बाकी कंपोजिट्स को हम आपने कंपोजिट्स बड़ा डिटेल में पढ़ा लाइट क्योर करते हैं, इसी तरह हम इसको लाइट क्योर करेंगे। एक हमारे पास पाउडर लिक्विड सिस्टम में भी आता है कंपोमर्स, जो है पाउडर लिक्विड सिस्टम्स फॉर ल्यूटिंग एप्लीकेशंस, ठीक है? जो हम जोड़ने के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ यूज्ड वो जो कंपोमर यूज़ होगा वो पाउडर लिक्विड फॉर्म में यूज होगा। अच्छा, अगर हम पेस्ट को देखें तो पेस्ट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक फिलिप पार्टिकल्स, सिलिकेट ग्लास पार्टिकल्स ऑफ ग्लास आइनोमर सीरम, सोडियम फ्लोराइड और पॉली एसिड मॉडिफाइड मोनोमर्स। और मोनोमर्स जो कि कंपोजिट का मेन कंपोनेंट है वो यहाँ पे यूज होगा, और सम फोटो एक्टिवेटर्स जो कि पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट करेंगे। और अगर हम पाउडर लिक्विड कंपोमर पे आए तो पाउडर कंटेन्स स्ट्रोंशियम एल्यूमिनिया फ्लोरोसिलिकेट ग्लास पार्टिकल्स, मेटालिक ऑक्साइड्स एंड सम इनिशिएटर्स, or liquid contains the polymerizable methacrylate, carboxylic monomers, multifunction acrylate monomers and water. वन पेज सिस्टम में वाटर बिल्कुल नहीं था, ठीक है? वो हाइड्रोफोबिक था, टू समवट हाइड्रोफोबिक, ठीक है, जैसे कंपोजिट्स होते हैं। लेकिन जो पाउडर लिक्विड सिस्टम है दैट हैज ए कंपोनेंट ऑफ वाटर, ठीक है? अब ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में पानी नहीं है, एक में वाटर का कंपोनेंट है, इसका क्या डिफरेंस है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है? ये तो होगी। अच्छा, कंपोनेंट्स आर यूजुअली वन पेज सिस्टम, इसकी मैंने आपको कंपोजिशन बतानी थी। बॉन्डिंग मैकेनिज्म क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि जो वन पेस्ट सिस्टम था वो जो है उसमें पानी का कंपोनेंट नहीं था, और हमने बताया कि वो इट इज़ वेरी सिमिलर टू द कंपोजिट रेजिन्स, ठीक है? तो जैसे हमें कंपोजिट के लिए डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट रिक्वायर्ड था, इसी तरह हमें कंपोमर्स की पेस्ट सिस्टम के लिए डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट रिक्वायर्ड है टू मेक अ बॉन्ड विद द टू स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम बात करें पाउडर लिक्विड फॉर्मुलेशन की, तो जैसे कि ग्लास आइनोमर सीमेंट्स आर सेल्फ एडहेसिव्स हैं, वो इसी तरह इसका पाउडर लिक्विड सिस्टम में हमें कोई डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है, इट इज सेल्फ एडहेसिव एज इन द केस ऑफ ग्लास आइनोमर सीमेंट। ठीक हो गया? अम, ठीक हो गया। मैनिपुलेशन अगर हम इसकी देखें तो अगर इट इज़ यूज एज एन अल्टरनेटिव टू जीआईसी एंड कंपोजिट, अगर हम इसकी वन पेज सिस्टम को देखें तो जैसे हमने मैनिपुलेट किया था एक कंपोजिट को, उसी तरह हमने इसकी पेस्ट को मैनिपुलेट किया। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसमें एचिंग की, फिर हमने उसमें डेंटीन बॉन्डिंग एजेंट लगाया, उसके बाद हमने कंपोमर्स अप्लाई किया सेम एज कंपोजिट्स, ठीक है? कंपोमर्स ल्यूटिंग सिस्टम्स आर इंडिकेटेड फॉर सीमेंटिंग प्रोसेसेस विद ए मेटालिक सबस्ट्रेट, ठीक है? लेकिन पाउडर लिक्विड सिस्टम का जो था वो उसमें बॉन्डिंग एजेंट मैंने आपको बताया था यूज नहीं होता। उसमें जो है सीमेंट्स की तरह हम उसको पाउडर लिक्विड को मिक्स करते हैं और उसको एज ए ल्यूटिंग एजेंट यूज करते हैं। द सीमेंट मिक्सचर, अब उसकी मैनिपुलेशन अगर हम देखें, इसमें कोई एचिंग नहीं होगी, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट पाउडर लिक्विड सिस्टम। द सीमेंट मिक्सचर इज placed on the prosthesis which is seated with the finger with pressure. द मार्जिन शुड बी लाइट क्योर्ड। अच्छा, ये जो पाउडर लिक्विड सिस्टम है ना, आपने ये मैं आपको बताना भूल गई कि इसकी जो है इसकी सेटिंग कैसे होगी। ये लाइट क्योर भी हो सकता है, ठीक है? पेस्ट सिस्टम में तो हमने पढ़ा इट इज लाइट क्योर्ड, लेकिन जो पाउडर लिक्विड सिस्टम है इट कैन बी लाइट क्योर्ड, इट कैन बी केमिकली क्योर्ड, ये ड्यूल कोड भी हो सकता है, ठीक है? तो क्या करते हैं कि हम इसमें सीमेंट को मिक्स करते हैं और उस मार्जिन को फौरन जो है लाइट क्योर कर देते हैं ताकि वो प्रोसेस वहाँ पे स्टेबल हो जाए, ठीक है? और अगर वो द केमिकल क्योर कंपोमर्स कंप्लीट देयर सेटिंग रिएक्शन इन अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स इन द ओरल एनवायरनमेंट, यानी कि आप उसको विद फिंगर प्रेशर उसको वहां पे अप्लाई करते रहे जब तक वो सेट नहीं हो जाएगा, जब तक उसकी ल्यूटिंग हो नहीं जाएगी, ठीक है? ये होगी इसकी मैनिपुलेशन। सेटिंग जो है इन केस ऑफ वन पेज सिस्टम, इनिशियल सेटिंग जैसे मैंने आपको वन पेज सिस्टम में बताया कि सेटिंग होगी विद द लेजर लाइट, विद द एलईडी जो हमारी वो लाइट है, लाइट क्योर जिससे हम करते हैं, उससे होगी बाय लाइट क्योरिंग विद विजिबल लाइट विच प्रोड्यूसेस पॉलीमराइजेशन एंड सेटिंग इन द ओरल कैविटी। जो अब होता क्या है कि और इन केस ऑफ
पाउडर लिक्विड सिस्टम सेटिंग कैसे हुई, जैसे एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू उसकी सेटिंग हुई, ठीक है। एक सेटिंग पेस्ट सिस्टम की सेटिंग हुई ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर्स। इन केस ऑफ पाउडर लिक्विड सिस्टम सेटिंग हुई ड्यू टू द एसिड बेस रिएक्शन एज इन द केस ऑफ ग्लास आइनोमर सीमेंट, ठीक है। और अब क्या होता है, अब देखें आपने वो अगर मैं पेस्ट की बात करूं तो मैंने पेस्ट अप्लाई कर दी और उसको सेट कर दिया, ठीक है, विद विजिबल लाइट। अब होता क्या है कि विद पैसेज ऑफ टाइम कंपोमर्स absorb water from the saliva that begins the slow acid base reaction of GIC which leads to fluoride release। अच्छा, अब देखें कि कंपोजिट में ये एबिलिटी नहीं है कि वो जो है वाटर को ऑब्जॉर्व करे, लेकिन कंपोमर्स में चूंकि GIC का कंपोनेंट भी है तो वो वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि जीआईसी में होता है, और फ्लोराइड रिलीज होगा। और फ्लोराइड रिलीज तो हमें चाहिए क्योंकि इट इज वेरी यूजफुल इन द ओरल कैविटी, इट मेक द टूथ रेजिस्टेंस टू द कैरीज। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेटिंग इज डन बाय लाइट क्यूरिंग विद विजिबल लाइट। फर्दर क्या होता है कि कंपोमर्स जो है वो वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम द सलाइवा दैट बिगिंस द slow acid base reaction of GIC which leads to fluoride release। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो एज कम्पेयर टू कॉम्पोजिट्स, अब देखिए आपने कॉम्पोजिट्स और जीआईसी को मिक्स किया तो आपके पास कॉम्पोमर्स आया, लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ों का हमें फ़ायदा हुआ और कुछ चीज़ों का हमें नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ कि जितना कॉम्पोजिट्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या उसकी ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, सॉरी मैंने इसको करेक्ट नहीं किया, जितनी उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या जितनी उसकी फ्रैक्चर टफनेस और हार्डनेस है, उसके कंपैरिजन में कंपोमर्स हैव लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, low compressive strength, low fracture toughness and hardness, ठीक है। और on the other side strength, aesthetics and wear resistance is more than glass ionomer cements। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, एस्थेटिक्स की या wear resistance की, तो वो ग्लास आइनोमर सीमेंट से ज्यादा होगी, मतलब और फ्लोराइड रिलीज होगा। यानी कुछ हमें फायदे हुए, जो ग्लास आइनोमर सीमेंट्स में कुछ चीजें लैकिंग थी वो इम्प्रूव हो गई, और कुछ कंपोजिट्स की जो चीजें हमें कॉम्प्रोमाइज भी हुई हमारी, जिसमें हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप इस प्रॉपर्टीज को एज इट इज याद करेंगे कि इट हैज एज कंपेयर टू कंपोजिट इट हैज लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर टफनेस एंड हार्डनेस, बट स्ट्रेंथ, एस्थेटिक्स एंड वियर रेजिस्टेंस इज मोर देन ग्लास एनोमर सीमेंट्स। और फ्लोराइड रिलीज कैपेबिलिटी भी इसमें इंट्रोड्यूस हुई ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ जीआईसी एंड कंपोजिट्स, राइट। अब इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस इसके, आप इसको पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में मोस्टली कॉम्पोमर्स को यूज करते हो, स्पेशली इन क्लास 2 रेस्टोरेशंस। फिशर पिट एंड फिशर सीलेंट्स की हमने बात की थी, तो कॉम्पोमर्स आर यूज एज फिशर सीलेंट्स, और इट इज यूज, मैंने आपको बताया कि ये ल्यूटिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, जिसमें हम पाउडर लिक्विड फॉर्मुलेशन यूज करेंगे। पाउडर लिक्विड फॉर्मुलेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि सेटिंग कैसे होगी, एसिड बेस रिएक्शन की, और पेस्ट सिस्टम में सेटिंग कैसे होगी, ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ लेजर लाइट ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर्स। और एडल्ट्स में की अगर हम बात करें तो क्लास 5 रेस्टोरेशंस में कॉम्पोमर्स यूज होते हैं। ठीक हो गया। अब ये कॉम्पोमर्स में आपको कुछ ना समझ आया हो, ये सारी बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। और अभी हमने पढ़ना है हमारा जो लास्ट सीमेंट मेरा आज का जो है वो सिलिकेट सीमेंट्स है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको कॉम्पोजिट्स में सॉरी कॉम्पोमर्स में कुछ नहीं समझ आया तो मुझे बताएं। सिलिकेट सीमेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं और ये इतना ज़्यादा अब यूज़ भी नहीं होता, बल्कि बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता ड्यू टू, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कुछ इसकी कुछ ऐसी इसके आप कह लें ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ये अब यूज़ नहीं होता। लेकिन चूंकि ये हमारे सिलेबस में है और ये पहले यूज़ होता रहा है तो हम इसे इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कैसे ये यूज़ होता था और क्यों ये यूज़ होना बंद हो गया, ठीक है। अगर हम सिलिकेट सीमेंट, अब मुझे कॉम्पोमर्स का अभी तक वो फीडबैक नहीं आया कि कॉम्पोमर्स में अगर कोई चीज़ दोबारा से रिपीट करनी है या कोई इस तरह। कॉम्पोमर्स भी समझ आ गया आपको? ठीक हो गया। अच्छा, सिलिकेट सीमेंट्स को अब मुझे पता है आप थोड़ा सा थक गए होंगे या थोड़ा मिक्सअप हो रहा होगा, सिर्फ थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दूंगी कि सिलिकेट सीमेंट्स असल में जो है वो एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल है, मतलब ये टूथ कलर मटेरियल्स है। और जब हमारे पास कंपोजिट्स और जीआईसी नहीं था तब हम सिलिकेट सीमेंट को ही एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज करते थे। ठीक हो गया।
दिस इज ए ट्रांसल्यूसेंट सीमेंट रिजेम्बलिंग पोर्सिलीन। पोर्सिलीन आपको पता है, ये जो आजकल हम टूथ कलर क्राउन बनाते हैं उसकी रिजेम्बलेंस बिल्कुल पोर्सिलीन की तरह है। एंड समटाइम्स इसको हम सिंथेटिक पोर्सिलीन भी कहते हैं। इट इज नॉट यूज वाइडली बिकॉज ऑफ इट्स अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज। एंड व्हाट आर दोज अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज, आई विल डिस्कस with you in the next slide. It was first introduced in 1903, right? इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें तो पाउडर इज सिरामिक ग्लास, यानी ग्लास पार्टिकल्स होंगे विच इज मेड बाय फ्यूजन ऑफ फॉलोइंग कंटेंट्स। इसमें सिलिका एल्यूमिना फ्लोराइड कंपाउंड ऑक्साइड्स को हम क्या करते हैं, दीज इंग्रेडिएंट्स आर फ्यूज्ड एट अप्रोक्सीमेटली 1400 डिग्री सी पे इसको हम हीट अप करते हैं टू फॉर्म अ ग्लास। तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है फिर उसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स। और लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड इज सेम एज जो हमने जिंक फॉस्फेट सीमेंट में लिक्विड यूज किया, सेम लिक्विड इसमें यूज होगा। फॉस्फोरिक एसिड होगा, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट और वाटर कंटेंट। ये आपने इसकी कॉम्पोजिशन देख लेनी है। सेटिंग एंड मैनिपुलेशन, अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो इट इज सेट बाय जिलेशन ऑफ सिलिसिक एसिड व्हिच इज फॉर्म बाय एक्शन ऑफ फॉस्फेरिक एसिड ऑन द एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास। फॉस्फेरिक एसिड एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास के साथ अटैक करेगा और कुछ कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयंस को रिलीज करेगा और जो है सिलिसिक एसिड की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। Silicate cement set by gelation of silicic acid, which is formed by the action of phosphoric acid on the aluminosilicate glass. Hydrogen ions of acid attack glass and displace aluminium, sodium, calcium, and fluoride ions. These ions collect in the semi-liquid phase with the phosphate and metal ions of the cement liquid, और pH उसकी ज़्यादा हो जाएगी और ये जो जितने भी आयंस रिलीज हुए थे ये एज फॉस्फेट्स प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और हमारी सेटिंग ऑफ सीमेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो है अगर हम इसकी मैनिपुलेशन की बात करें तो इसमें हम पाउडर और लिक्विड रेशियो जो है वो लेंगे 1.6 ग्राम पाउडर, यानी 4:1 होगा। 4 पार्ट्स पाउडर के होंगे और 1 पार्ट जो है वो लिक्विड होगा। टू मच पाउडर जो है ना, ज़्यादा पाउडर यूज करेंगे तो बड़े क्रम्बली सा मैस हमारे पास आ जाएगा और सेटिंग डिले हो जाएगी। ठीक है। Powder is mixed with liquid as quickly as possible. The mix is completed in 60 to 70 seconds. The mix should have a ग्लॉसी शाइनिंग सरफेस, यानी कि जब आप उसको मिक्स कर रहे होंगे तो उसकी शाइनी सी सरफेस होगी जिससे आपको पता लगेगा कि नाउ इट इज एबल टू बी अप्लाई इन द ओरल कैविटी। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज, अब मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूज नाउ डेज एंड रिप्लेस्ड बाय कंपोजिट्स एंड जीआईसी। कुछ इसके फायदे हैं। फायदा इसका ये है कि इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, यानी इट हैज ए हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, सॉल्युबल इन ओरल फ्लूइड्स। इसका जो मेन ड्रॉबैक है ये है कि ये विद पैसेज ऑफ टाइम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओरल कैविटी में देखिए फुल आपका ऑल टाइम आप एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट है तो उसमें अगर ये सॉल्युबल हो जाएगा तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत देर बाद चलेगी। तो इट इज सॉल्युबल इन ओरल फ्लूइड्स एंड इज नॉट ड्यूरेबल। हार्डनेस इसकी सेम एज डेंटीन है। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी एनेमल और डेंटीन की तरह का है और लो है। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी कम है। एस्थेटिक इज एक्सीलेंट इनिशियली, यानी कि आप अगर एस्थेटिक की बात करें तो शुरू में तो ये बहुत अपीलिंग लगेगा, लेकिन डिसकलरेशन अकर्स विद टाइम ड्यू टू एरोजन एंड श्रिंकेज। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इट इट डिसकलर्स ड्यू टू इरोजन एंड श्रिंकेज मैकेनिज्म, यानी ये श्रिंक भी कर जाता है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो ये कुछ इसकी बड़ी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको हम यूज नहीं करते। इसका कोई एडहेसिव बॉन्ड भी नहीं बनता तो स्ट्रक्चर का श्रिंकेज हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑन सेटिंग, सेटिंग श्रिंकेज भी होती है और विद पैसेज ऑफ टाइम भी ये श्रिंक करता है। ठीक है। और पल्पल रिएक्शन कैन अकर ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड की जो इरिटेंट्स हैं वो पल्पल रिएक्शन कॉज कर सकते हैं। सो इट इज नॉट, इसको इतना बायोकम्पैटिबल भी नहीं आप कह सकते। लेकिन इसका अगर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो इट इज एंटी कैरियोजेनिक, राइट। यानी कि एंटी कैरियोजेनिक क्यों हुआ, मैंने जैसे पहले सब सीमेंट में बताया, ड्यू टू रिलीज फ्लोराइड रिलीज, राइट।
चलें, ये तो हो गया आपका सिलिकेट सीमेंट्स, ठीक है। तो आज हमने अपने 3 सीमेंट्स को कवर किया। फर्स्ट हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हमने कॉम्पोमर पढ़ा और तीसरा हमने सिलिकेट सीमेंट पढ़ा। सिलिकेट सीमेंट इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको उसमें से कोई एमसीक्यू आ सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई पता नहीं यूएचएस का, क्योंकि ये अब ऑब्सोलीट हो चुका है, अब ये इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन आप ये चूंकि पिछले हिस्ट्री में यूज होता रहा है, तो आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी सेटिंग मैकेनिज्म ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अभी 2-3 मिनट्स में हम जल्दी से इसको देख लेते हैं कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसको भी रिपीट कर दूं या उसको नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप मुझे बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आई हैव जस्ट लेफ्ट विद 1 मिनट। इसके बाद आपका आई थिंक प्रिंसिपल साहब के साथ लेक्चर है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। एनी क्वेश्चन प्लीज from these 3 cements? Any question class? आज सिर्फ उम्मीद का ही रिप्लाई आ रहा है। गर्ल्स कहाँ पे हैं आज? नो क्वेश्चन। जो देखिए, जो कॉम्पोजिशन है ना, वो आपको नहीं समझ आई होगी, कुछ सेटिंग में मसला आया होगा, ये आप जाके बुक्स अपने निकालें। कॉम्पोजिशन तो आपको पता है, इसको एक किस्म का रट्टा लगाना पड़ेगा आपको कि किसी में ये है, और सेटिंग जो है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चिलेट कंपाउंड्स बनते हैं, कॉम्पोमर्स किस तरह सेट हुआ, कॉम्पोमर्स में 2 तरह के थे। रट्टा तो कह सकते हैं, कॉम्पोजिशन रट्टा है, लेकिन प्रॉपर्टीज इसकी आप इसको पढ़ें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी प्रॉपर्टीज, राइट। नो क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इंशाल्लाह मेरी शायद आपसे ईद के बाद मुलाकात हो। आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। और कोई भी क्वेश्चन हो, आप CR GR के थ्रू मुझे मैसेज करवाएं, मैं आपसे डायरेक्ट भी कॉल कर सकती हूँ, किसी किस्म का भी कोई मसला हो। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।